सोशल मीडिया से याद आया, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चल रहा है कुछ? हाँ, नहीं, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। मम्मा-पापा की बिल्कुल सपोर्ट रही, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से रही। और मैं कह सकती हूँ कि मेरे पापा स्पेशली एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे आईएएस के लिए। इंटरव्यू में भी मार्क्स कम थे, तो इसलिए मैंने दोबारा अप्लाई इस किया था। बार तो एक हमारे दोस्त बताए कि यूपीएससी में आपको इंटरव्यू में गालिबन 250 में से 202 या कितने नंबर मिले? 205 मेरे मिले। ख्याल से हिंदुस्तान में इंटरव्यू में दूसरे या तीसरे नंबर पे आप हैं। जी, हाँ जी। जी। जब से यूपीएससी के इम्तहानात का रिजल्ट आया है, तब से पुंछ के तमाम लोग एक बच्ची का इंतजार कर रहे थे। कल वो बच्ची पुंछ पहुंचती है। आप तमाम लोगों ने देखा है कि जिस तरह उस बच्ची का वेलकम, इस्तकबाल किया गया, 30-35 साल में मैंने पुंछ में इस तरह का इस्तकबाल किसी शख्स का होते हुए नहीं देखा है। आपने देखा होगा वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग प्रसन्नजीत कौर का इस्तकबाल कर रहे थे। जिस यूपीएससी इम्तहान को इन्होंने पास किया है और उस इम्तहान को पास करने के बाद अब जिस कुर्सी पर प्रसन्नजीत कौर बैठेंगी, उस कुर्सी के सामने कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, सब बराबर होते हैं। प्रसन्नजीत कौर के बारे में अभी इनके एक पड़ोसी ये बता रहे थे कि 10th के में इंग्लिश में इनके जो नंबर आते हैं, तो जब ये देखती हैं तो इनका ये कहना था कि मेरे 2 नंबर कम हैं। अब 10th में पढ़ने वाले बच्चे को इतना होश कहाँ होता है। और जब पेपर निकाला गया, जब इनकी जिद पे पेपर निकाला गया, तो पता चला वाकई में 2 नंबर इनको कम मिले थे। बताने का मकसद ये है कि बच्ची शुरू से चालाक, होशियार, पढ़ने में बहुत बेहतरीन थी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। थैंक यू। यूपीएससी में एक तो यूपीएससी क्वालिफाई करना, 11वां रैंक आना और बगैर कोचिंग के ये सब कुछ करना। अब खास तौर से पीर पंजाल की जो बच्चियां हैं ना, वो आपकी तरफ देख रही हैं। ये बताइएगा कि बगैर कोचिंग के ये सारा कुछ संभव हो सकता है, मुमकिन हो सकता है? सर, मैं कहूँगी कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, तो तब आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आपको गाइड करे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो उस समय आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। मैम ये बताइएगा कि अपना, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अपने अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आमतौर पर यूपीएससी के जब रिजल्ट आते हैं या जेकेएएस का रिजल्ट आता है, तो हम देखते हैं जो टॉप 10 में हैं या टॉप 20 में हैं, वो लोग फलां कॉलेज से पढ़े हैं, फलां कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जम्मू में इतने बैठ के कोचिंग की है, दिल्ली में की है। आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि पढ़ाई पुंछ में हुई या कहीं बाहर गए, कौन कौन से बड़े कॉलेजेस में आप पढ़े हैं? सर, मेरी जो अप टू 10th हुआ है वो क्राइस्ट स्कूल पुंछ में हुआ है, और मेरी 12th श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पुंछ से है। इसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है बीएससी, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से है। ठीक। और मेरी मास्टर्स है केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। अच्छा, तो मतलब आपने ये भी, इस बात को भी गलत साबित किया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में श्री राम कॉलेज में पढ़ रहे हों या बड़ी-बड़ी जगहों पे पढ़ रहे हों। पुंछ कॉलेज में बैठकर भी यूपीएससी क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ जी सर, ज़रूर किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा मैम कि यूपीएससी में आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो क्या था? मुझे एक साहब ने बताया, क्योंकि आपने एमएससी केमिस्ट्री की है, ऑप्शनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, कुछ और था, उसकी क्या वजह है? सर, मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी था, और उसके बहुत से रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि मेरी प्रिपरेशन मैंने खुद की थी, तो मुझे केमिस्ट्री के लिए इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था पढ़ने को, और जब मटेरियल ही अवेलेबल ना हो ज़्यादा, तो आप पढ़ेंगे कैसे? उसके बाद भी आप एमएससी केमिस्ट्री में टॉप करती हैं। सर, एमएससी केमिस्ट्री कुछ अलग, मतलब यूपीएससी के लिए जो मटेरियल होता है और मास्टर्स के ठीक लिए में डिफरेंस होता है। है जी। इसलिए मैंने फिर ज़ूलॉजी को चुना। मोreओवर ज़ूलॉजी मेरा ग्रेजुएशन का एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है, और मुझे था कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाऊँगी ऑप्शनल के रूप में, तो इसलिए मैंने ज़ूलॉजी लिया था। अच्छा, ये बताइएगा कि प्री, मेंस, इंटरव्यू, इसकी तैयारी आदमी कैसे करे, खास तौर से उन लोगों के लिए जो, एक तो ये है कि आपको पता था कि मैं कोचिंग के बगैर भी ये सब कर सकती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, जिनको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत तो है, लेकिन उनके घर के माली हालात ऐसे नहीं होते
कि वो मुखर्जी नगर में जाएँ या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ पे पढ़ें। तो उन बच्चों के लिए कुछ बता पाएँगी कि प्री के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, मेंस के लिए और फिर इंटरव्यू के लिए? सर, सबसे पहली बात कि हमें अपने बेसिक्स को अच्छा रखना चाहिए, तो उसके लिए एनसीईआरटीज़ पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली क्लास 6 से लेके 10 तक। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो कि हर एस्पिरेंट पढ़ता है, और आई थिंक जो भी एस्पिरेंट मुझे सुन रहा होगा उनको उन बुक्स के नाम पता होंगे। और ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके साथ आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स की स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको मतलब फैक्चुअल नॉलेज को रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मेंस की जहाँ तक बात होती है तो वो तो डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसके लिए आपकी राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं करती थी तो पर डे मैं करीब 5 to 6 क्वेश्चंस लिखा करती थी, क्योंकि उससे हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है। जी। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो आप जहाँ जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप उस एरिया के बारे में सारा जो है वो पढ़िए। आप जैसे मैंने अपनी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या फिर जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैंने पढ़ा है, मैंने उन सबको पढ़ा था। तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। मैम, राइटिंग स्किल की बात जो आपने की, बहुत सारे बच्चे ये मुझसे कह भी रहे थे कि जब मौका मिले मैम से पूछने का, ये बताइएगा राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की, क्योंकि यूपीएससी में बड़ी अहम चीज़ है ये, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, बच्चे किस तरह करें? सर, जो पहला आंसर हम लोग लिखते हैं वो हमेशा सबसे वर्स्ट आंसर होता है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते हैं। अ, जिस तरीके से ऑनलाइन आजकल हमारे पास इंटरनेट पे क्या होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट्स अवेलेबल होती हैं। तो हम जब उनको डाउनलोड करते हैं तो हम उनको पढ़ के देख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे लिखा था आंसर्स, और उसको पढ़ के स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ ये बताइएगा, आपने इंटरनेट का जिक्र किया, जी। आजकल जो 3-4 साल का बच्चा है उसके हाथ में भी मोबाइल है। इंटरनेट कितना मतलब मददगार साबित हो सकता है, खास तौर से हमारे ये हिली एरिया है, गांव देहात में जो बच्चे हैं, वो आपको देख के आप जैसा बनना चाहेंगे, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल तो है, किताबें नहीं हैं, नोट्स नहीं हैं, तो इंटरनेट कितना मददगार हो सकता है? सिर्फ इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना मटेरियल हमें बुक से मिलता है उतना ही इंटरनेट से भी मिलता है। बट साथ ही साथ मैं कहूँगी कि उसका सही यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिल पाएँ जो आपके काम की हों, आप वही पढ़ें। सोशल मीडिया से याद आया, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चल रहा है कुछ? हाँ, नहीं, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। अच्छा। जी। तो मतलब आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हैं। हाँ जी, अभी तक तो दूर ही हूँ। अच्छा, चलिए, एक चीज़ मैम ये बताइएगा, आपका मॉक इंटरव्यू जो था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कुछ हमारे दोस्तों ने जो जेकेएएस ऑफ़िसर है या पुलिस में ऑफ़िसर हैं, उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन को जितने बेहतरीन तरीके से आपने बताया, पता नहीं कमीशन को भी उतना पता है कि नहीं पता है। तो ये इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू है, ये कितना ज़रूरी है? क्या इस मतलब ये है कोई अहम चीज़? सर, इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ होता है जो आप बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आपके मार्क्स में। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कि आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेने वाले लोग होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, बिल्कुल। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा होता है, तो उन्हें पता होता है कि जब आप उनके आगे इंटरव्यू देते हो तो जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको पिन पॉइंट करके बाहर बता देते हैं, और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे मेरे भी केस में था तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें कही गई थी, जैसे मैं यूजुअली थोड़ा मेरी बोलने की वॉल्यूम कम है, तो वो जी। मुझे कहते थे कि अपनी वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ करके बोलना और कॉन्फिडेंस रखना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी गलतियाँ आपको पता चल जाती हैं और फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैम ये बताइएगा कि अब यूपीएससी हो गया, 11th रैंक भी हो गया। क्या उम्मीद क्या है? आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रही हैं, आईएफएस है, चॉइस क्या है आपकी? नहीं, मेरी चॉइस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ है, आईएएस है। आईएएस में भी जम्मू कश्मीर कैडर? सर, चॉइस तो है, अब आगे वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि मिलता है कि नहीं, बट अपनी तरफ से चॉइस तो जम्मू कश्मीर ही है। अच्छा। मैम, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो बच्चियाँ या लड़के भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो रिज़ल्ट आया है हमारा, इसमें तकरीबन 16 बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं, और उससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि 13 बच्चे जो हैं वो हमारे जम्मू से हैं, और 2 बच्चियाँ, एक राजौरी से है इरम चौधरी, और आप पुंछ से हैं। तो बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो आप जैसा बनना चाहेंगे,
अगर वो तैयारी करना चाहें यूपीएससी की तो कहाँ से शुरू करें, किस क्लास से शुरू करें, नोट्स उनके पास कैसे पहुंचे, ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा उनको। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है, तो इसलिए बेटर रहता है कि आप जितने जल्दी स्टार्ट कर सकें उतना कीजिए। पर्टिकुलरली कॉलेज के डेज़ में अगर बच्चे लास्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। जहाँ तक मटेरियल की बात है तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और करंट अफेयर्स की नॉलेज रखें। ये सब चीज़ें जब आप बार-बार पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अच्छा, एक सवाल जो हर यूपीएससी जो क्वालिफाई करता है उससे पूछा जाता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में? सर ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि हर एक दिन हमारा डिफरेंट होता है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको रेगुलर पढ़ना है और 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना कुछ मतलब नहीं होगा। बट ये बात है कि जैसे अगर अगले दिन एग्ज़ाम है तो 13-14 घंटे भी हो जाते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आप तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पहले से हैं, अब आप इस वक्त यूपीएससी क्वालिफाई किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आपने दोबारा अप्लाई किया था। दोबारा अप्लाई करने की वजह बताइएगा, क्या रैंकिंग में कुछ कम ज़्यादा कुछ ऐसा था? क्या आपको लगता है कि पहले ही जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम आपने पास किया, उसमें जो रैंकिंग आपको आई, कुछ ऊपर नीचे होनी चाहिए थी? सर मैंने दोबारा अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया था। और जहाँ तक पिछले रिज़ल्ट की बात है तो एक तो मैं कहूँगी कि मेरी तरफ से भी कमियाँ रही होंगी, डेफ़िनेटली वो तो है ही है, और थोड़ा बहुत मुझे इंटरव्यू में भी मार्क्स कम थे, तो इसलिए मैंने दोबारा अप्लाई इस किया था। बार तो एक हमारे दोस्त बता रहे यूपीएससी में आपको इंटरव्यू में गालिबन 250 में से 202 या कितने नंबर मिले? 205 मिले मेरे हैं। ख्याल से हिंदुस्तान में इंटरव्यू में दूसरे या तीसरे नंबर पे आप हैं। जी, हाँ जी। जी। चलिए, रैंकिंग में यूपीएससी की रैंकिंग में आप 11 नंबर पर हैं। ये अपने आप में एक बहुत, यूपीएससी क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिर 11 नंबर जो रैंकिंग है वो हासिल करना वो भी बड़ी बात है, फिर बगैर कोचिंग के ये सारा कुछ कर देना वो उससे भी बड़ी बात है। बस एक आखिरी बात बता दीजिएगा, आप किसको इस, एक तो आपकी मेहनत तो है ही है, आपके चाचा जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि पता नहीं 18-18 20-20 घंटे ये बच्ची पढ़ती थी, पता नहीं सोती कब थी। तो ये बताइएगा, इसका एक तो आपकी मेहनत है, और अगर आप कुछ लोगों को याद करना चाहें इस पूरे सफर में, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहला क्रेडिट तो ऊपर वाले का ही है, ऑलमाइटी का। उसके बाद अगर मैं कहूँगी तो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो कहीं न कहीं आपको कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों तरीके से, तो बहुत से लोग हैं। अच्छा, अगर मैं आपके मम्मी पापा के बारे में आपसे पूछूं, क्योंकि उनका इंटरव्यू मैं एक पहले कर चुका हूं, अगर मैं उनके बारे में पूछूं तो उनकी सपोर्ट रही पूरी, कि उन्होंने कहा कि भाई अब केएस ऑफिसर बन ही गए हो, अब आराम से घर बैठो, तनख्वाह तो आ ही रही है, अब मजे करो? नहीं सर, मम्मा-पापा की बिल्कुल सपोर्ट रही, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से रही, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे पापा स्पेशली एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे आईएएस के लिए। ये थी प्रसन्नजीत कौर, मैं इनके घर के बिल्कुल छत पर बैठा हूँ। आप जरा इनको ये पहाड़ दिखाइएगा, पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के बिल्कुल बीच में प्रसन्नजीत कौर का घर है। यहाँ से अगर आपको जम्मू जाना हो तो जम्मू पहुंचते पहुंचते अब इस वक्त 6 से 7 घंटे लगते हैं। आज से 5-6 साल पहले चले जाइए तो 8 से 10 घंटे लगते थे। कश्मीर का सफ़र अभी मुगल रोड की वजह से साल में 4-5 महीने के लिए हमारे लिए आसान हुआ है, 5-6 महीने तो वैसे भी बर्फबारी की वजह से वो सड़क बंद रहती है। प्रसन्नजीत कौर यहीं क्राइस्ट स्कूल से पढ़ी हैं, इसी डिग्री कॉलेज से बीएससी किया है, और फिर एमएससी जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। एक ही साल में जेकेएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसी साल एमएससी केमिस्ट्री की, उसी साल यूपीएससी क्वालिफाई किया है। मैं पीर पंजाल की बात करूंगा, पहाड़ी इलाका है, गरीब लोग हैं, बच्चों को बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। जब से प्रसन्नजीत कौर बनी है तब से तो और लोगों की ख्वाहिश हो रही है कि उनकी बच्ची भी इसी तरह की बड़ी ऑफिसर बने। किसी भी आदमी का, किसी भी माँ बाप का, किसी भी बच्चे का जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है वो ख्वाब यही है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करे। यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, यकीनन इनको भी फेस करनी पड़ी होंगी, आपके बच्चे भी करेंगे, माँ बाप भी करते हैं, लेकिन परेशानियों का हल यही है कि आप मेहनत करिए, मेहनत ही रंग लाती है, मेहनत करते जाइए। अपने बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि कल की प्रसन्नजीत कौर बने
तो फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी जितनी प्रसन्नजीत कौर ने की है, और उतना ही सपोर्ट आपको देना पड़ेगा जितना प्रसन्नजीत कौर के माँ बाप ने दिया है। मैम बहुत शुक्रिया।